मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतजार हुआ खत्म, आ गए हैं हम। मैं विष्णु दिवाकर आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री लिया, यानी कि भारत का इतिहास आरंभिक काल से 300 ईसा पूर्व तक। तो इस सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद आंसर, एंड मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा जिससे कि आप अपने एग्जाम में आंसर्स अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो समय बहुत कम है, समय की जो है नजाकत को देखते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो भैया मेरे भाई बहनों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण ये सब तो पढ़ा होगा ना, तो वही हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है। तो भैया चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की जो विशेषताएं हैं वो क्या थी। तो भैया भारत की जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का अध्ययन है ना, वो प्राचीन भारतीय सभ्यता के उद्भव और विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो भैया सीधा सा पॉइंट है यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग प्राचीन भारतीय सभ्यता के उद्भव के बारे में, विकास के बारे में समझना चाहते हैं तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का अध्ययन करना बेहद जरूरी माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो भैया प्रागैतिहासिक काल जो है वो कौन सा समय था। देखो, जब उस समय ना कोई भी लिखित दस्तावेज या भाषा वहां पर नहीं थी, है ना। तो ये तो सिंपल है भैया, आपको पता चल गया। अब उस समय ऐसे कौन कौन से काल थे जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है, पैलोलिथिक, यानी कि पैलोलिथिक काल कौन सा था हमारा, जो कि पैलोलिथिक यानी कि पुरापाषाण काल माना जाता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है। तीन चरणों के बारे में बात करेंगे, तो पहला चरण देख लेते हैं भैया, है ना। तो पहला चरण कहता है कि जो प्राचीन मानव इतिहास है वो सबसे पुराना काल माना गया है, और ये लगभग 2 मिलियन साल पहले 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस अवधि के दौरान जो मानव जीवन है, तो भैया मनुष्य जो आज हम लोग हैं, देखो हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज जो है वो कौन थे, वो जानवर थे, यानी कि जो बंदर थे, है ना। परंतु अगर हम बात करें कि उस समय के दौरान की अगर हम बात करें तो मानव जीवन का रूप जो है वो शिकार और फल के ऊपर ही निर्भर था। यानी कि सिर्फ मार डालो, काट डालो और खा जाओ, और भैया फल संग्रह कर लो, यानी कि जितने भी कंद मूल आते थे इनको भी उठाकर खा जाओ। तो भैया ऐसा चलता था उस समय का समय, है ना। उसके बाद में मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं। सबसे पहला भाई संग्रहण, यानी कि इकट्ठा करना और शिकार करना। तो मैंने अभी आपको बोला ना भैया, ये जहाँ देखा किसी को धर लिया वहीं काट पीट के खा गए उसे, है ना। इस काल के लोग जो है मुख्य रूप से शिकार करते थे और फल संग्रह करते थे। उनके पास में भैया पत्थर के औजार होते थे। आज तो हमारे पास में भैया तमंचा गट्टा वट्टा होता है, ये सब नहीं होते थे उनके पास। उनके पास होते थे पत्थर, और उसी से वो भैया बना देते थे, बिल्कुल मोर बना देते थे बंदे का, है ना। जिससे कि वे जानवरों का शिकार करते थे और जो खाद्य पदार्थ है उनको इकट्ठा करते थे। उसके बाद में आता भैया इसी काल के अंदर औजारों का प्रयोग हुआ, यानी कि अलग अलग प्रकार के पत्थर के औजार बनाने लगे। जैसे हथियार बनाने के लिए चाकू, चकमक पत्थर आदि, इन सबों का इस्तेमाल होने लगा। यानी कि पत्थर के बनाने लगे भैया, पत्थर के, है ना। सोचो कितने ज्यादा दिमागदार लोग थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे पता चलता भैया गुफाओं में निवास, कि जितने भी ये लोग थे वो खुले स्थानों में रहते थे। उनके द्वारा जो बनाई गई गुफाएं हैं उसमें चित्रकला चित्रकला अलवीरों की गुफाओं में ये सब जो देखी जाती है, इससे पता चलता है कि भैया वो जो लोग हैं गुफाओं में निवास करते थे। उसके बाद में हम बात करें, संवेदनशीलता भी बहुत थी। ये अपनी आस्था, अपने विश्वासों को व्यक्त करने के लिए जो जो गुफाएं थी उनमें चित्र बनाते थे। धार्मिक विश्वासों और सौंदर्य बोध की झलक भी वहां पर दिखती है, पहला पॉइंट। और इनके प्रसिद्ध स्थल अगर पॉइंट में आ जाए तो आप यहाँ पे नोट लिखकर आप लिख सकते हैं। जो इनके प्रसिद्ध स्थल थे वो कौन से थे, भीमबेटका गुफाएं, है ना, कसौटी, हड़प्पा। तो ये आप लिख सकते हो उसमें। दूसरा आता है भैया अभी मध्य क्षेत्र काल वाला आपका, है ना, मैसोलिथिक संस्कृति जो है हमारी। अब इस काल की अगर हम बात करें तो ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। अब इसके अंदर क्या हुआ, पहले मानो देखो सपोज कि भाई पहले हमारा लेवल 1 है ना। फिर क्या हुआ, जब दूसरा वाला क्षेत्र आया तो इसमें वो लेवल थोड़ा सा अप हो गया, थोड़ा सा और ऊपर चले गए। इसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर चले गए। तो यहाँ हमारा ये पहला, दूसरा, है ना, ए भैया कैसे चल रहा है रे, दूसरा और ये तीसरा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरे में हम देखते हैं कि अब क्या क्या चीजें हुई। भैया पहले में उन्होंने देखो हथियार तो बनाए, पर अब सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण होने लगा, बहुत बारीक बारीक, यानी कि माइक्रोकॉलिस कहा जाता था जिन्हें। इस काल के अंदर लोगों ने पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिए। इससे क्या करते थे, वो शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, ये सब चीजें उन्होंने करना शुरू कर दी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो है अर्ध न्यायपूर्ण जीवन।
अब वो बस्तियों को और बढ़ने लगे, पशुपालन करने लगे, कृषि का प्रारंभ होने लगा धीरे धीरे, मतलब ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा था। पानी के स्रोत, और फिर उसके बाद में लोगों ने क्या करा, देखो भाई जल ही जीवन है, और व्यक्ति निवास कहाँ करेगा, जहाँ पर पानी होगा। तो ये लोग जो है झील नदियों के किनारे बसने लगे। अब उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट आता है भैया नवपाषाण काल। ठीक है, पहले में बहुत चीजें बहुत कम पता थी, दूसरे में थोड़ी सी ज्यादा पता चली, और तीसरे में और ज्यादा पता चल गई। अब तो तीसरे में देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। तो भैया राजू भैया देख लो जरा, तीसरा पॉइंट हमारा। तो इसके अंदर नवपाषाण काल के अंदर इसका जो काल था वो लगभग 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। अब इसमें भैया मानव सभ्यता के विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसमें कृषि पशुपालन भैया ले बिल्कुल ही पीक पर, मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया। अब देखो जरा यहाँ पर, बहुत बन रहे थे ना लोग अपने आप को, भैया धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। तो कृषि का विकास होने लगा। तो पहले का समय जब था तो मनुष्य ने भूमि को जोतकर अनाज उगाना शुरू किया, सबसे पहला समय। ठीक है, और इसके साथ में स्थायी बस्तियों की नींव रखना शुरू कर दी उन्होंने। पशुपालन, भाई साथ ही साथ पहले तो सिर्फ खा जाते थे कच्चा पकड़ कर, है ना, अब क्या करने लगे, अब इन्हें पालने भी लगे, जैसे गाय भैंस बकरी इन सबको पालने लगे। फिर स्थायी बस्तियां, तो अब इसमें क्या हुआ कि मनुष्यों ने मिट्टी की कच्ची दीवारें बनाकर घर बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हम बर्तनों की बात करें यहाँ पर, तो भैया मटके घड़े, मिट्टी के बर्तन ये सब बनाना शुरू कर दिया। एक और पॉइंट, धार्मिक विश्वास, ये सब चीजें तो देखो डगमगा ही नहीं सकती। इस समय में धार्मिक विश्वास अनुष्ठानों का भी विकास हुआ, जैसे कि अलग अलग जगहों पर मंदिर धार्मिक स्थलों के अवशेष से पता चला है कि भैया वहां पर धार्मिक विश्वास हुआ करता था। ठीक है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त, उसका निष्कर्ष, और उसके बाद में पूरे 20 नंबर आपकी झोली में। क्यों भैया, तो देखिए, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को, विकास और समाज की समृद्धि को दर्शाती है ना। जिसमें अगर हम बात करें भाई, जो सबसे पहला जो है पैलोलिथिक काल है, उसमें शिकार और गुफाओं में निवास से लेकर मेसोलिथिक काल में सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण, और फिर उसके बाद में तीसरा वाला जो काल था उसमें स्थायी बस्तियों के बारे में पता चला। तो पहला प्रश्न खत्म, इसका उत्तर भी खत्म। चलिए भैया दूसरी की तरफ, यानी कि दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया पेपर है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल लेते हैं, मजाक मस्ती कम कर लो, है ना, कहीं मन मन में आप बोल रहे हो सर हम बता देंगे आपको, पढ़ा लो आराम से। तो भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। स्रोत समझते हो ना भैया, इतिहास में जब भी स्रोत आ जाए तो भाई बड़ा मजा आता है, क्यों, क्योंकि इसमें से सारी चीजें सेम ही होती है। ये साहित्यिक स्रोत हो गए, लिखित हो गए ना, किस चीज से पता चला, सोर्स कौन कौन से थे, बस उसी के बारे में बताना होता है। तो चलिए देख लेते हैं भैया। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक स्रोतों की विवेचना करें, तो सबसे पहले हम बात करें, तो वही प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोत जो है ना, इनका बहुत बड़ा स्थान है ना। केवल हमें उस समय के समाज संस्कृति धर्म राजनीति के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि ऐतिहासिक घटनाएं, अलग अलग, मतलब सब चीजों के बारे में यहाँ पर हमारे को समझ में आ जाएगा। तो इतने तो हम समझदार है ही हैं कि बस हमारे को पॉइंट बता दो सर जी, हम तो फिर पेपर भर देंगे पूरा अच्छी तरीके से, टेंशन मत लो आप। तो ठीक है भैया, मुझे तो टेंशन है नहीं, क्योंकि मुझे पता है भैया, नो मोर टीयर नो मोर फियर, क्योंकि आरडी सर इज हियर। तो जल्दी देख लेते हैं, हमारा पहला पॉइंट क्या है, धार्मिक ग्रंथ। प्राचीन भारत में धार्मिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसकी अगर हम बात करें, वेद उपनिषद महाभारत रामायण पुराण बौद्ध जैन ग्रंथ, इन सभी साहित्यिक स्रोतों में न केवल धार्मिक शिक्षाएं थी, बल्कि हमें समाज और संस्कृति की झलक भी मिलती है। पहला पॉइंट बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, बिल्कुल भैया 99 पे खेलते हुए 100 के लिए आगे चल रहे हैं। राजकीय अभिलेख, तो भैया शिलालेखों और अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के शासन प्रशासन नीति इन सब के बारे में जानकारी मिली है। तो सिंपल सी बात है, आप साधारण शब्दों में बता सकते हो कि भैया जो हमारे जो राजकीय अभिलेख मिले हैं, जैसे शिलालेख हो गए अभिलेख हो गए, इनसे हमें प्राचीन भारत के जो शासन थे प्रशासन थे, उनकी नीतियां थी, किस तरीके से वो लोग अपने आप को भाई बिल्कुल युद्ध के लिए समाज सुधार के लिए धार्मिक नीतियों के बारे में जो चीजें बताते थे, वो हमें सारी पता चलती है ना। तो उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, अरे अरे अरे, कैसे कैसे, तीसरा पॉइंट कि भैया आपने देखा होगा ना, जहां ना पहुंचे कवि और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो सिंपल सी बात है भैया, पोएट्री यानी कि काव्य नाटक, इन सब चीजों से भी हम जानकारी ले सकते हैं बहुत। तो संस्कृत के काव्य और नाटकों में भी प्राचीन भारतीय समाज की संस्कृति का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कालिदास का रघुवंश, इस काव्य में राजा रघु और उनके वंश के बारे में बताया, मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी नाटक के द्वारा किसी पोइट्री के द्वारा आप तक जो है वो सारी जानकारी पहुंचाई जाती है ना। फिर हमारा वन एंड ओनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यात्रियों के विवरण। तो भैया प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानना है ना,
तो विदेशी यात्रियों से पूछ लीजिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत का दौरा किया और उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान भैया सारी चीजें तमाम सारी चुगली कर दी बढ़िया तरीके से। जैसे मेगास्थनीज था जिसने किताब लिखी थी इंडिका, है ना? इसने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में विस्तार से लिखा है। तसल्ली से बैठकर कभी समय मिले तो पढ़ लेना, सब कुछ पता चल जाएगा, है ना? फिर आता है भैया आपका हमारा इसमें पांचवा पॉइंट, आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ। तो अगर हम बात करें फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल टेक्स्ट के बारे में, तो इसमें भारत के दार्शनिक ग्रंथ जैसे कि भगवत गीता, योग सूत्र, उपनिषद, इन सब चीजों के बारे में हमारे को पता चलता है। और इन्हीं ग्रंथों से, जैसे कि हम बात करें भगवत गीता की, तो इसमें क्या है, श्रीमद् भगवत गीता, यह ग्रंथ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में है। और उसमें क्या बता रखा है, जो जीवन का उद्देश्य है, धर्म है, कर्म है, इन सब के बारे में बता रखा है और हम सबको भी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, है ना भैया? फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जी साहित्यिक स्रोतों के लाभ। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन। तो साहित्यिक स्रोत हमें समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, इन सब के बारे में बताते हैं। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण। इन स्रोतों से हमें तत्कालीन शासक, उनके शासक, शासन, युद्धों और नीतियों का विश्लेषण करने का अवसर मिला। इन सब चीजों से हमें पता चला ना कि वो वहाँ के जो शासक थे वो किस तरीके से अपना शासन नीति बनाते थे, अपने युद्ध की नीति बनाते थे, है ना? ये सब चीजें। धार्मिक और दार्शनिक विचारों का अध्ययन और समाज की संरचना और प्रशासन के बारे में भी हमें पता चला। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न खत्म हो जाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, दो प्रश्न हमने अच्छे से कर लिए। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चल लेते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि और उसके बाद में क्या होगा। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा भाई, उसको भी पढ़ना है। तो चलिए, पूर्व वैदिक काल की जो आर्थिक एवं राजनीतिक दशा थी उसके बारे में बताइए। तो पता है आपको कुछ? देखो, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम लोग हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। तो भैया, पूर्व वैदिक काल के अंदर, जो भारतीय इतिहास के प्रारंभिक चरणों में से एक माना जाता है, इसके अंदर जब आर्य समाज ने अपने सामाजिक धार्मिक धारा की नींव रखी, तो इस काल में हम आर्थिक राजनीतिक संरचना का विकास हुआ, जो बाद में वैदिक सभ्यता के लिए केंद्र भी बन गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक दशा। सिंपल सिंपल पॉइंट है भैया, आर्थिक बोलते ही समझ में आ जाता है भैया, ठीक है। पहला, कृषि के जीवन यापन का एक प्रमुख साधन क्या था? कृषि था। तो कहने का मतलब क्या, कृषि प्रधान देश रहा है हमारा स्टार्टिंग से। आर्य समाज ने कृषि को अपनाया और भूमि को जोतकर अनाज उगाना शुरू किया, यानी कि श्री गणेश कर दिया उसका। और ये भी बताया जाता है कि उस समय के जो लोग थे भैया, जौ, गेहूं, तिल, मटर, ऐसी कई प्रकार की फसलों की खेती किया करते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कौन सा भैया, पशुपालन। तो पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। आर्य समाज ने बहुत सारी गायों को, बकरियों को, बैलों को, इनको पालना शुरू किया। और गाय को तो विशेष रूप से धार्मिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। भाई, गाय तो आज भी तुम भी बोलते हो ना, गाय हमारी माता है ना? और हमें जितना आता है वो बस थोड़ा बहुत ही आता है, यूट्यूब के जो थ्रू आता है, क्योंकि हम किताब तो पढ़ते नहीं है। तो गाय को विशेष रूप से धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। और गाय का पालन केवल दूध के लिए नहीं था, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, व्यापार के लिए भी किया जाता था, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर शिकार और मछली पालन। देखो, धार्मिक तो थे, पर भैया मांसाहारी भी थे। पूर्व वैदिक काल में शिकार भी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि था, क्योंकि लोग मांसाहारी भोजन का सेवन करते थे। वो मछली पकड़ने का कार्य भी करते थे नदियों के किनारे, और उसके बाद में शिकार से प्राप्त मांस को अन्य उत्पाद जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। आगे चलते हैं भैया, व्यापार और विनिमय। व्यापार और विनिमय के जरिए पूर्व वैदिक काल के लोग जो है अलग अलग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जैसे सोना, चांदी, हीरे, वाह भाई वाह, घोड़े, रथ, इन सब का भी व्यापार हुआ करता था। कोई दिक्कत? चलिए फिर अब आ जाओ राजनीति दशा पर। तो भैया, राजा और प्रशासन, राजन, हमारे हे राजन यानी कि राजा जो है, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। यही है, मतलब बोलते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो राजा का वचन ही है शासन, है ना? तो राजा को समाज और धर्म की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता था। मतलब एक वही है, अगर उसने गलती कर दी तो भाई वही जिम्मेदार है उसने, है ना? तो सब कुछ राजा है। तो राजा को जो है धर्म और न्याय का पालन करने के लिए देखा जाता था कि राजा क्या करेगा, वो धर्मराज है, वो क्या करेगा, धर्म और न्याय का पालन करेगा, ठीक है। जनपद और गणराज्य, यहाँ पर दो पॉइंट दे गए हैं। सामाजिक संगठन, जो राजनीतिक संगठन है, पहला जनपद मतलब यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्र होते थे या राज्य होते थे, उनको हम जनपद कहते हैं, जहाँ पर राजा अपनी सत्ता स्थापित करता था, कृषि आधारित। दूसरा गणराज्य, जहाँ पर राजा नहीं होगा, बल्कि एक सभा या परिषद होगी, वो शासन करेगी, ठीक है ना? चलो, मेरे हिसाब से भैया ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में सेना और युद्ध के बारे में बोला गया। पूर्व वैदिक काल में राजा अपनी साम्राज्य की रक्षा के लिए भैया सेना का निर्माण करता था, है ना? और युद्ध के लिए धनुष बाण, जो आज हम आर्चरी देखते हैं, धनुष बाण, रथ, हाथी, घोड़े का उपयोग किया करता था। युद्ध में विजयी के बाद राजा को राज धर्म का पालन करने की विशेष अधिकार मिलता था। युद्धों से मिलने वाली लूट और भूमि की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण होती थी। चलिए भैया, मैं तो थक गया।
पर कोई नहीं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। और धर्म और राजनीतिक संबंध, देखो राजा का कार्य केवल प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का आयोजन भी करना होता था, है ना। राजनीतिक एकता और संघर्ष भी राजा के लिए बहुत जरूरी थी। तो ये हमारा हो गया एक और प्रश्न खत्म और उसका उत्तर, ये हमारा निष्कर्ष भैया, इतना तो तुम लोग खुद भी पढ़ लोगे हल्का सा निष्कर्ष को, है ना। चलो आगे चलें। ओ माय गॉड, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, ये तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपकी बुक में से पूछा ही जाएगा, है ना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट बता रही है मैंने आपको, आपको बस पेपर का इंतजार करो, जाते ही आग लगा देना पेपर में। पहला, जैन बौद्ध धर्म में भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुए थे। इन धर्मों के उदय ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहरे तरीके से प्रभावित किया, क्योंकि ये जब धर्म आए थे ना, इन्होंने क्या करा, व्यक्ति के आत्मज्ञान और समाज के कष्टों को समाप्त करना इनका मेन उद्देश्य। भैया ये सारी चीजों को बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, देखो कैसे। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे, धार्मिक असंतोष, यानी कि वेदों और ब्राह्मणवादी धर्म, वेदों और ब्राह्मणवादी धार्मिक परंपराओं में उच्च वर्गों यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे उनको विशेष अधिकार थे, बल्कि जो पीछे रह गए यानी कि शूद्र और पिछड़े वर्ग थे इनको धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं मिल पाता था। तो भाई इससे क्या हुआ, इस व्यवस्था में असंतोष बढ़ा, क्योंकि समाज के निचले वर्गों को धार्मिक अनुष्ठानों में अवसर नहीं है। तो इस असंतोष का परिणाम ये निकला कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और जो सभी जाति और वर्गों के लिए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते थे। तो भैया लोग जो है इन धर्मों को सपोर्ट करने लगे, ठीक है। अशोक ने भी खुद भाई बौद्ध धर्म अपना लिया था। संस्कार और यज्ञों में दोष, उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्राह्मणवादी धर्म है उसमें क्या होता है, जटिल यज्ञ होते हैं, वो भी बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो गरीब समाज के वर्ग कहाँ कर पाएंगे ये, तो इसलिए जैन और बौद्ध धर्म के अंदर क्या होता था, उसमें आंतरिक पूजा को महत्व दिया जाता था नॉर्मली, तो इसलिए जो है ब्राह्मणवादी यज्ञों को अस्वीकार किया गया, उनको मना कर दिया गया। प्राकृतिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण, इन्होंने बोला यथार्थवादी का मतलब रियलिज्म, वास्तविकता पर ध्यान दो। अब दोनों धर्मों ने परंपरागत धर्मों से हटकर बोला कि भाई यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लो। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग थे। अब इसमें क्या बोला गया था भाई, इन्होंने ना जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए कुछ चीजें बताई थी। जैन धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर, है ना, उन सब चीजों को मानना था। सामाजिक कारण जातिवाद और वर्ग भेद, भारत के समाज में जातिवाद और वर्ग भेद की स्थिति थी, जिनके कारण निचले वर्गों के लोग विशेष रूप से उत्पीड़ित थे और वो असंतुष्ट भी थे। तो जैन और बौद्ध धर्म ने इस असंतोष का समाधान प्रस्तुत किया, और बौद्ध धर्म ने सभी को समान माना और जातिवाद को अस्वीकार कर दिया। और यही जैन धर्म में भी अहिंसा और समानता के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। तो ये हमारे सामाजिक कारण है। फिर भैया सामाजिक और राजनीतिक बदलाव क्या होने लगे, तो महाजनपदों का विकास हुआ। जो जनपद होते थे यानी कि जिसको हम राज्य या क्षेत्र बोलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे राज्य या क्षेत्र मिलकर क्या बन जाते हैं, महाजनपद बन जाते हैं। तो महाजनपदों का गठन हुआ। उसके बाद में इस समय के शासक और राज्यपाल अपने साम्राज्य में नए विचारों और धर्मों का बढ़ावा देने लगे, ठीक है। फिर जैन और बौद्ध धर्म के विचारों ने समाज को नई दिशा देना शुरू कर दी, ठीक है भैया। शहरीकरण, व्यापार, शहरीकरण के कारण व्यापार और उद्योग के विकास में एक समृद्ध वर्ग को जन्म दिया। उसके बाद में धीरे 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 चीजें और ज्यादा मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्मों के द्वारा प्रदान की जाने लगी। फिर आती है इनकी विशेषता। आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने बोला भैया आध्यात्मिकता को पहचानो, आत्मज्ञान यानी कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। 4 आर्य सत्य थे। और बौद्ध धर्म ने जीवन के दुखों की उत्पत्ति का कारण बताया, निवारण बताया, लोगों को दुखी से मुक्ति के लिए एक निश्चित मार्ग बताया, समाज में समानता की बात की गई, है ना। जैन धर्म के अंदर भी बोला गया भाई अहिंसा, तपस्या, स्वतंत्रता, इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया। तो ये हमारे पॉइंट हो गए इसके। और चौथा हमारा राजनीतिक कारण, और उसके बाद में ये क्वेश्चन भी खत्म। तो कहने का मतलब ये है भैया मजे आ रहे हैं तुम्हारे, तो सब कुछ बना बनाया मिल गया, बस थोड़ा सा पढ़ना है हल्का सा। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम पे टाइम मिल जाए तो हम पेपर में अच्छे नंबर ले आए, क्यों जी। वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके आने वाले पेपर के लिए वीडियो बना दूँ, है ना। राजनीतिक कारण, महाजनपदों की स्थिति देखो। महाजनपदों का राजनीतिक और सामाजिक माहौल जैन और बौद्ध धर्म के उदय के लिए उपयुक्त था। इस काल में राजाओं और शासकों ने इन नए धर्मों को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि ये धर्म शांति स्थिरता की ओर प्रवृत्त करते थे। जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षित करने के लिए राज धर्म के रूप में अपना लिया था। धर्म की राज्य नीति से स्वतंत्रता, जैन और बौद्ध धर्मों ने धर्म को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि राज्य धर्म के रूप में स्थापित धार्मिक परंपराओं से अलग थे। इसके कारण इन धर्मों का व्यापक समर्थन हुआ और ये धीरे धीरे प्रमुख धर्मों के रूप में विकसित होने लगे। और ये हमारा निष्कर्ष जैन और बौद्ध धर्मों का उदय, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भैया। समय हमारे पास बहुत कम है, तो देख लेते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो देखो भैया समय की सीमा को देखते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसका परिचय देख लो
कि भारतीय इतिहास के सबसे विशाल और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक माना जाता है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद में अशोक ने इसे उच्चतम शिखर तक पहुंचा दिया। मौर्य प्रशासन में एक केंद्रीकृत और व्यवस्थित शासन तंत्र था, जिसे चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध बुक अर्थशास्त्र में भी वर्णित किया है। अब देखो, केंद्रीकृत शासन तंत्र था, इसमें बताया गया है कि सम्राट सर्वोच्च शासक होता था। विभिन्न विभागों का गठन किया गया था इसके अंतर्गत, जैसे कि अलग अलग, जैसे वित्त, न्याय, सेना, गृह मंत्रालय, ये सब कुछ अलग अलग विभाग बांटे गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर जो है मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जिसके अंदर शासन, न्याय, कराधान, सेना, विदेशी नीति, मतलब विदेशी नीति और जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है भैया। इसकी विशेषता क्या थी भाई? राज्य का केंद्रीकरण था, सम्राट का शक्तिशाली नियंत्रण था, सम्राट के पास में सभी निर्णयों का अंतिम अधिकार होता था। सैन्य और सुरक्षा की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में एक मजबूत सैन्य व्यवस्था थी, सम्राट के पास बड़ी संख्या में सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ, सब कुछ मौजूद था भैया, सब कुछ है ना। कृषि और वाणिज्य, मौर्य प्रशासन में कृषि को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता था। कर व्यवस्था और राजस्व, ठीक है। देखो देर देर से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मतलब टॉपिक आपको क्लियर करा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको लिख पाओ। तो मौर्य प्रशासन में कर व्यवस्था बहुत सख्त थी। राज्य ने अपने खजाने को भरने के लिए किसान, व्यापारी और अन्य वर्गों से कर लिया था, टैक्स। मौर्य प्रशासन की आलोचनाएं भी की गई है। अत्यधिक केंद्रीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी यहाँ पर बताई गई है कि मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि भैया अत्यधिक केंद्रीकृत था, सम्राट का अधिकार अभूतपूर्ण था और सभी निर्णयों में उनका ही हस्तक्षेप होता था। तो भैया व्यक्ति कहाँ गए, है ना। कठोर शासन और दंड व्यवस्था थी, तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। गुप्तचर तंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं यहाँ पर। ठीक है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर तंत्र था, जो सम्राट की सुरक्षा और शासन के नियंत्रण के लिए काम करता था। किसान और श्रमिकों का शोषण, मौर्य शासन में किसानों और श्रमिकों से भारी कर वसूला जाता था, टैक्स। और राज्य ने कृषि उत्पादन से अधिक कर लिया, और इससे भी क्या हुआ, आर्थिक बोझा हो गया उनके ऊपर, है ना। फिर ये हमारा निष्कर्ष भैया, जैसा की तरह मैंने आपको पहले की तरह बताया था कि निष्कर्ष आप पढ़ लेना, बाकी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है। वाह भाई वाह। चलो, संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की सामाजिक और आर्थिक दशा, देखो जल्दी जल्दी पढ़ लो। ठीक है। तो भैया संगम साहित्य, जो कि तमिल भाषा में 3 संगमों के काल के दौरान रचित हुआ था, तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन का अनमोल स्रोत माना जाता है। इसकी अगर हम बात करें, इसके जीवन पर सामाजिक दशा, जाति व्यवस्था, संगम साहित्य में जाति व्यवस्था के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि व्यवस्था वैदिक धर्म की तरह कड़ी नहीं थी। तमिल समाज में अलग अलग जातियां, जैसे कि आर्य, द्रविड़, शूद्र, जिनका सामाजिक स्थिति में क्या हुआ, भेद था। उच्च वर्ग के लोग मुख्य रूप से क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, जबकि शूद्रों की स्थिति बहुत नीची थी। यानी कि आपने वर्ण व्यवस्था सुनी होगी ना, तो उसी वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सामाजिक संरचना में क्या था कि भाई मुख्य रूप से जो नगर थे, जो गांव थे, उनको अलग अलग रूप में बांटा गया था, जबकि गांव में कृषि आधारित जीवन था। और संगम साहित्य में राजा, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार, किसान और श्रमिकों का उल्लेख किया गया है। इसमें एक प्रमुख वर्ग के रूप में नायक यानी कि योद्धा और नेच्यार यानी कि महिला समाज का भी वर्णन मिलता है। महिलाओं की स्थिति हो भाई साहब, ये देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य में महिलाओं का विशेष स्थान था। महिलाएं समाज में सम्मानित स्थिति में थी, उन्हें काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। महिलाओं का शौर्य, साहस, उनके युद्ध कौशल की भी सराहना यहाँ पर की जाती थी। ठीक है। फिर है धार्मिक जीवन। तो भैया संगम साहित्य में धार्मिकता का भी बहुत महत्व था। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना, अनुष्ठान समाज का हिस्सा यहाँ पर माना गया है। ठीक है। आर्थिक दशा, तो भैया कृषि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो संगम साहित्य में कृषि को मुख्य आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा गया है। यहाँ के किसान उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करते थे। अच्छे मौसम के साथ अनुकूल कृषि भूमि उपलब्ध भी यहाँ पर थी। ठीक है। व्यापार और उद्योग, तो संगम काल में व्यापार का भी बहुत ज्यादा महत्व था। समुद्री और स्थल मार्गों से व्यापार किया जाता था, देख रहे हो भैया। ठीक है। जैसे कि रोम, मिस्र, सीरिया और चीन के साथ में भी व्यापारिक संबंध यहाँ पर मौजूद थे। शिल्प कला और उद्योग, तो देखो थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो क्षमा चाहूंगा कि समय कम है इसलिए। ठीक है। बाकी देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बता देना। शिल्प कला और उद्योग, संगम समाज में शिल्प कला और उद्योग भी महत्वपूर्ण थे। संगम साहित्य में शिल्प कला, कुम्हारों, हस्तकरघा, श्रमिकों और अन्य कारीगरों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। कर प्रणाली, टैक्स, संगम साहित्य में कर प्रणाली का भी उल्लेख है। राजा अपने साम्राज्य के खजाने को भरने के लिए क्या करता था, किसान हो गए, व्यापारी हो गए, इनसे कर वसूलता था। ठीक है। निष्कर्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया था भैया खुद पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, शायद एक और क्वेश्चन हो सकता है। हड़प्पा वासियों के समाज, भैया देखो हड़प्पा वासियों के समाज पर बताना है हमारे को चीजें यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, प्राचीन सभ्यता भी कहते हैं, फलती फूलती सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, अनेकों नाम से जानी जाती है ना। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक फैली थी।
और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। अब हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था भैया, यहाँ पे जो है हड़प्पा समाज की संरचना का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि समाज एक संगठित था, सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, बढ़िया तरीके से रहते थे लोग, है ना। नगर और आवास, हड़प्पा नगरों में उच्च स्तर की योजना संरचना थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में भवनों के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का। घरों में जल निकासी सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ घरों में एक केंद्रीय आंगन होता था, कमरे बनते थे अलग अलग, है ना। तो इससे पता चलता है उनका उच्च जीवन स्तर था। व्यवसाय और श्रम, तो हड़प्पा वासियों के अंदर जो है व्यावसायिक विभिन्न व्यवसायों का भी अस्तित्व था, यानी कि वस्त्र निर्माण करना, धातु कार्य और शिल्प उत्पादन करना, है ना, गहनों का निर्माण करना, मोती निर्माण करना, ये सभी चीजें वो करते थे। शिक्षा और लेखन की अगर हम बात करें तो भैया पूरी तरीके से इनके बारे में पता नहीं चल पाया है कि जो उनका लेखन प्रणाली थी वो कैसी थी, मतलब कहाँ से, मतलब क्या उसका पूरा अर्थ नहीं पता चला, पर हाँ ये था कि वो उल्टी से सीधे तरफ लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना। आगे, हड़प्पा वासियों का धर्म, धार्मिक विश्वास अनुष्ठान है कि भैया वो लोग जो है बहुत मानते थे। हड़प्पा वासियों का धर्म एक प्राकृतिक और सिंधु नदी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वहाँ पर उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बहुत सारे, जहाँ पे वो मूर्तियाँ मिली हैं, यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक जो है चिन्ह वहाँ पर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में मूर्ति पूजा और तंत्र और मृत्यु और श्राद्ध कर्म, ये सब चीजें इसके अंदर दी गई है भैया। मैं आपको यहाँ पर देखो इतना आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है उसको और एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और अपना एग्जाम देने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताइएगा पेपर कैसा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।